नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखेंगे। आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ 30 नवंबर का डेली करंट अफेयर एनालिसिस, जहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी से कंटिन्यू बाकी जो भी दिन है वहां से कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो रेगुलर डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर स्टार्ट रहेंगे। ठीक है। यदि आप नए हैं और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आया है वो आया है वैक्सीनेशन पॉलिसी के ऊपर। क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है। तो याद रखिए, वैक्सीन की जब बात आती है, वैक्सीन यानी क्या होता है? वैक्सीन यानी हम बात करें पोलियो वैक्सीन, हम बात करें कोरोना वैक्सीन, तो उसमें क्या रहता है? या तो कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस को निष्क्रिय करके, यानी इनएक्टिव करके, उसको क्या किया जाता है, बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होगा कि भाई ये जो वायरस होंगे, ठीक है, वो एज अ वायरस एक्ट करेंगे बॉडी के लिए, तो बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज कर देगी। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब कभी भी रियल में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगेगा बॉडी को, तो इससे बॉडी को क्या होगा, जो हार्म इफेक्ट होती है, ठीक है, जो उनके लिए प्रॉब्लम होती है कोरोना वायरस की, वो नहीं होती। तो ये हम कब कर रहे हैं? ये हम इन्फेक्शन होने से पहले कर रहे हैं। ठीक है, ये हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। हम जब कभी भी वैक्सीन लेते हैं किसी भी डिसीज में, तब हम कब लेते हैं? हम जब हम इन्फेक्टेड होते हैं तब नहीं लेते, उसका इन्फेक्शन हमको ना लगे इसलिए उसके एडवांस में ही लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी टाइप से, यानी आग लगने से पहले कुआं खोदने वाली काम। ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होगा कि भाई इन्फेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन जब हम वैक्सीन ले लेते हैं तो इसके खिलाफ हमको वैक्सीन के इस्तेमाल से हम फ्यूचर में कोरोना वैक्सीन से इन्फेक्टेड होंगे नहीं, हमें कोरोना इन्फेक्शन लगेगा नहीं। ठीक है, एक टर्म हमने बार बार डिस्कस की है, वो टर्म है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी जो टर्म है उसको हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है वो आप समझिए। आपको पता होगा अभी जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है तब तक कि भाई जो भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें मेन मेडिसिन क्या काम आती है? वही काम आती है, या मेन डिफेंस में क्या काम आता है? तो बॉडी की इम्यूनिटी, यानी आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वही काम आती है कोरोना में। ठीक है, और कोई भी मेडिसिन वहां पे काम करती नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है, वो शील्ड है, ठीक है, तो जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकती है। ठीक है, ये कॉमन कोल्ड वायरस ही है, ठीक है, जिसके खिलाफ लड़ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो इससे क्या होगा, आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी यहाँ पे नीचे ही, इसके नीचे एक टर्म और इस्तेमाल की गई है, हर्ड इम्यूनिटी प्लस हर्ड इफेक्ट। अब हर्ड इम्यूनिटी और हर्ड इफेक्ट इस ऐसा समझिए, यहाँ पे कहने की कोशिश क्या की जा रही है? हर्ड इम्यूनिटी तो सिंपल है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बावजूद आपको उसका कोई भी इफेक्ट होती नहीं है। आप कोरोना वायरस के वजह से जो भी फीवर, हेडेक, ठीक है, या जो लंग में पानी भरना जैसा कोई भी सिम्टम्स है वो होते नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, यहाँ तक कि कोरोना वायरस आपकी बॉडी के द्वारा किल कर दिया जाता है। ठीक है, वो आपकी इम्यूनिटी है। अब बड़ी इफेक्ट समझिए कि भाई एक कंडीशन आता है जो ट्रांसमिशन के स्टेज में, मान लो एक व्यक्ति है, उसके वजह दूसरे को इन्फेक्शन हुआ, इसके वजह से तीसरे को हुआ, और ये ऐसा चलता ही रहता है। ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे कहने की कोशिश क्या की जा रही है कि मान लो कि आप हर्ड इम्यूनिटी के हो, ठीक है, और आपके बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है, तो इसके बाद जो आपको ये इन्फेक्शन लगने वाला है, ठीक है, इसके बाद आपको जो यहाँ पे इन्फेक्शन जो लगेगा, तो उस इन्फेक्शन को लेके क्या किया जा सकता है, आपको इस इन्फेक्शन का कोई भी इफेक्ट ना हो, आपकी बॉडी पे इसका कोई भी असर ना हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ट्रांसमिशन चेन है उसको हम रोक सके। तो इसको क्या कहेंगे, ये जो इफेक्ट आ जाए, यानी जो ट्रांसमिशन चेन है, ठीक है, एक के वजह से दूसरे को लगना, दूसरे के वजह से तीसरे को लगना, ये अगर रुक जाए तो ये हर्ड इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी अब अपने को दोनों की आवश्यकता है, हर्ड इम्यूनिटी यानी ऐसी इम्यूनिटी की भी आवश्यकता है जिसमें रोग लगे ही ना, और दूसरा हर्ड इफेक्ट यानी जिससे ट्रांसमिट ना हो, यानी आपको भले लगा हो लेकिन आपके वजह से दूसरों को ना लगे। ठीक है, आप उसको दूसरों को क्या ना करो, आगे ना पहुंचाओ। तो ऐसे ही इसे कोरोना वायरस से पहले ही ऐसे वायरस थे, ठीक है, जिनका इफेक्ट आ रहा था कहाँ पे, पूरे, जैसे इससे पहले भी ऐसे एपिडेमिक हो गए थे। तब क्या था, तब था एनपीआई यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल इन्वेंशन जो था, इंटरवेंशन था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि भाई कोई भी नया डिसीज आया, ठीक है,
तो उसकी वैक्सीन आने में या मेडिसिन आने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 साल लगता है, ठीक है? इतना टाइम लगता ही है अगर आप एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। अभी आप क्लिनिकल जो फेज है, ठीक है? उसको आप एक्यूरेटली वॉलंटियर को लेके टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके सेफ्टी डेटा निकल रहे हैं, तो तब तक क्या कर सकते हो आप? तब तक आप एनपीआई कर सकते हो, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन होते हैं उसका पालन कर सकते हो। तो उसी से अच्छे रिजल्ट आए थे, जो सार्स इन्फेक्शन था, ठीक है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो था उसमें भी, और कोरोना वायरस में भी। कोरोना वायरस में भी हमको क्या करना है? ट्रांसमिशन रोकना है, ठीक है? ट्रांसमिशन रोकना है, कैसे? कि भाई हमको मास्क पहनना है, हमको भी पहनना है और सामने वाले को भी पहनना है। 6 फीट की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथों को हैंड सैनिटाइज करना है और भीड़ में नहीं जाना है, ठीक है? इसका हमको पालन करना है। इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हमारे पास मेडिसिन नहीं है, तब तक ये जो एनपीआई है, ठीक है? एनपीआई आपको पूछ सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है, ठीक है? उसको पूछ सकते हैं। इसका ही हमको क्या करना है? पालन करना है, ठीक है? इससे भी हम काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे बाकी जो वैक्सीन है, जिसमें काम हो रहा है, ठीक है? जिसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी, ठीक है? यानी उसका रिजल्ट कितना है? यानी 90 टू 95%। जैसे फाइज़र की बायोनटेक है, ठीक है? मॉडर्ना है, स्पुतनिक 5 है रशिया की, ये सभी वैक्सीन है। उसके अलावा भी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, वो भी यहाँ पे बताई गई है। इन सभी वैक्सीन का इस्तेमाल करके आने वाले फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? हम कोरोना के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और काम नहीं होता, तब तक हमको जो बाकी इसके उपाय है, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, ठीक है? उसका हम पालन कर सकते हैं। तो उसका हमको पालन करना भी चाहिए। ये टॉपिक आया है फिर से एमएसपी और एपीएमसी और फार्मर जो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? हमने दिल्ली जो सिंधु बॉर्डर है वहाँ पे उसको लेके याद रखिए यूपीएससी जो ये प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, उससे कोई क्वेश्चन सीधा-सीधा नहीं पूछता है। जब तक कि गवर्नमेंट कोई इसमें स्टेप ना ले, या तो फार्म एक्ट है उसको वापस ना खींच ले। मैं फार्म एक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी उसको प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया है? एसेट दे दिया है, ठीक है? उसको मान्यता मिल गई है। लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और प्रेसिडेंट ने अपने असेंट भी दिए हैं, तो एक्ट बन गया, ठीक है? या तो उसको वापस खींचे या उसमें मॉडिफाई करे। तो क्या हो सकता है, जो भी कोई फार्मर की डिमांड है, उस पे ध्यान रख सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम जो एमएसपी है, ठीक है? उसको एमएसपी कैसे डिसाइड करेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब उसका एडिटोरियल आएगा तब। और गारंटी प्रोक्योरमेंट यानी अभी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, वो 2 चीज़ों पे आ रही है, वो है एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी को बचाने के लिए, ठीक है? मतलब आप कोई भी एक्शन लो कि एपीएमसी जो मंडी है वो बचे। क्यों? क्योंकि उनका इतना ही कहना है, अगर प्राइवेट पार्टनर और कॉर्पोरेट हो सके कॉम्पिटिशन में आ जाए, शुरुआत में वो किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए एपीएमसी मार्केट को तोड़ने के लिए एमएसपी है उससे भी ज़्यादा प्राइस देते, ठीक है? लेकिन ऐसा करने से एपीएमसी जो चल रही थी, ठीक है? जिसका यानी वहाँ पे जो भी कोई लाइसेंस धारक था, ठीक है? बिचौलिया, अड़तिया, जो कोई भी क्रॉप परचेज़ करता था, गवर्नमेंट के लिए या अपने किसी भी काम के लिए, उससे क्या होता था, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे एपीएमसी चलती थी, स्टेट को भी फायदा होता है और सेंटर को भी फायदा होता है, ठीक है? तो ये सिस्टम चल रही थी, लेकिन एपीएमसी में बिक्री ही बंद हो जाए, एपीएमसी बंद होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, तब ये जो प्राइवेट प्लेयर है और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है, वो अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मोनोपोली के लिए काम करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है चाइनीज़ मोबाइल, जब शुरुआत में आए, तब इंडियन मोबाइल को मार्केट से आउट करने के लिए एकदम सस्ते मोबाइल देना शुरू कर दिया, ठीक है? जिससे क्या हुआ, ये जो इंडियन कंपनी थी, वो मोबाइल से बाहर हो गई। अब चाइनीज़ कंपनी का ही पूरा मार्केट है, 80% मार्केट चाइनीज़ कंपनी का है। तो अभी वो जो भी चाहे, वो प्राइस ले सकती है, ठीक है? अभी इंडियन ब्रांड जो है, उसको कॉम्पीट नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से इसको भी देखा जा रहा है। दूसरा कि भाई सरकार एक तो एमएसपी जो प्राइस है, उसमें भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा एडिटोरियल में, ठीक है? तब भी बात चल जाएगी। एमएसपी के फायदे नुकसान क्या है, कैसे डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? और इससे जुड़े और भी बातें। और दूसरी गारंटी प्रोक्योरमेंट यानी सरकार एमएसपी हटाएगी नहीं और प्रोक्योरमेंट शुरू रखेगी। ऐसी कोई भी ज़िम्मेदार बात कहती नहीं है, ठीक है गवर्नमेंट, वो कोई भी नहीं कहती। इससे अभी करंट गवर्नमेंट अभी अपने को पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं जाना है। हाँ, तो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? लेकिन इसको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। हाँ, हमारे लिए ये शर्मजनक बात है कि हमारे जो अन्नदाता हैं, ठीक है? वो रास्ते पे है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको भावुक होके उसके साथ मिलके गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है, ठीक है? हमको क्या करना है, हमको न्यूट्रल रहना है, हमको सिचुएशन समझनी है कि भाई फार्मर कर रहे हैं, उनका अपना खुद का राइट है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही, वो हमको समझना है, ठीक है? यही क्वेश्चन आपका जीएस पेपर
फॉर में एथिकल डायलेमा में आपसे पूछ सकते हैं कि आप आपके पिता किसान है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप ही उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, ठीक है? आप क्या करोगे? उसी प्रकार से आप प्रशासन को क्या आदेश दोगे? इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी हमको भावनाओं के साथ बहना नहीं है। हाँ, लेकिन हमको देखते रहना है। अब ऐसे टॉपिक जब तक ये प्रोटेस्ट चलेंगे, ठीक है? तब तक हर बार आएँगे डिस्कशन में। लेकिन हमको हर बार डिस्कशन नहीं करना है। हमको जो बेसिक्स है यानी एपीएमसी प्रिपेयर करना है। जो फार्म एक्ट है, ठीक है? वो हमको डिटेल में प्रिपेयर करना है। इसके लिए भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? डिटेल में। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे भी। तो उसके लिए भी हमें एडिशनल आपको जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगी, वो मैं आपको दूँगा। एमएसपी पे भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है? जब कभी भी इसमें ज़्यादा बात होगी, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन मैंने वहाँ पे भी की है, ठीक है? जो फार्म एक्ट में मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है। और बाकी मैंने आपको ग्रुप में एक मैसेज डाला हुआ है कि कैसे जो एपीएमसी है, ठीक है? वहाँ पे शोषण होता है, जो भी फार्मर होते हैं उनका। कैसे उनका जो हक है, वो छीना जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करके रखी हुई है। फिर यहाँ पे अमेरिका में जो बाइडेन है, ठीक है? उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, अपने काम की कुछ नहीं है। हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, अपने काम का है यहाँ पे। यहाँ पे परसेंटेज वाइज़ क्वार्टर परफॉर्मेंस दिया गया है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा था ये था माइनस 23.9%, सेकंड क्वार्टर में 7.5% हो गया। देखिए, यूपीएससी क्वार्टरली कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछती नहीं है, वो एनुअली पूछेगी कि भाई जीडीपी में क्या हुआ, आप क्वार्टरली बता दीजिए, ठीक है? यानी 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, ठीक है? वो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पूछ लेगी, इंडिविजुअल क्वार्टर पूछेगी नहीं। अभी ये डेटा आता कहाँ से वो आप समझ लीजिए कि पिछले साल में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी जीडीपी होगी, ठीक है? और अब इस साल की जो भी जीडीपी है, उसमें क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं। यानी जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है। धीरे-धीरे देखने की बात खाली यही है कि अपनी इकोनॉमी है, जीडीपी है और ट्रैक पे आ रही है, ठीक है? रेवेन्यू कलेक्शन है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आई, वो भी ट्रैक पे आ रहा है। अपने लिए यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। हालाँकि क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन यूपीएससी पूछता नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा और डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं। फिर बात करेंगे अभी पॉल्यूशन के ऊपर आया है, क्या है वो समझ लीजिए। मैं आपको ओवरव्यू ही दे देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट हो गए, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है? रियो डिक्लेरेशन है और क्योटो प्रोटोकॉल है, सबके बारे में बताया गया। मैं आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके जो एनवायरनमेंट है, उसके लिए मोस्ट एमपी टॉपिक है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? क्या बात है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि हम क्या करते हैं एज़ अ प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है? वो फिर एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ठीक है? उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये एक कंट्री से नहीं हो सकता, ठीक है? इंडिविजुअल कंट्रीज़ में कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक साथ आके काम करना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और उस एग्रीमेंट को पालन करने के लिए हम स्टेप लेंगे ऐसा कह देते हैं, ठीक है? लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप लिया जाता नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी है, गवर्नमेंटल प्रॉब्लम भी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है फंडिंग प्रॉब्लम कि भाई हम कंट्रोल तो करें, ठीक है? लेकिन कैसे करें? इसके लिए फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा? और कैसे इसको करें? क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो होती है, इंडिया के टाइम से मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इकोनॉमी वैसे भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? इसमें हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फंड कहाँ से जनरेट करें, ठीक है? और ऐसे सेट करें तो पब्लिक भी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? वो डेवलप्ड कंट्री होती है, ठीक है? डेवलप्ड कंट्री में भी सबसे आगे कौन है? अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम करने की बात हो, ठीक है? ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन की कम करने की बात हो या ग्लोबल जो वार्मिंग है टेम्परेचर को कम करने की बात हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि हम स्टेप लेंगे ऐसा बोल तो देते हैं, लेकिन इफेक्टिव स्टेप जो होने चाहिए एज़ अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? एज़ अ नेशन, एज़ अ ऑर्गनाइजेशन वो लेते नहीं है, ठीक है? और इनको कोई लेने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता, ठीक है? अमेरिका को कौन मजबूर कर सकता है, ठीक है? उसी हिसाब से। तो ये लोग बातें तो करते हैं, जैसे हम पेरिस एग्रीमेंट बना देते हैं, रियो डिक्लेरेशन हम कर देते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हम ला देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो हमको करना चाहिए, वो हम नहीं करते, ठीक है? उसके लिए मैंने आपको पहली मेन चीज़ बता दी फंडिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कि भाई कैसे करें? दूसरा, यहाँ पे जैसे क्लेरिफाइज़ भी दिखाया गया कि हम बात करें जैसे कि रिच और डेवलप कंट्री, ठीक है? डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप कंट्री क्या करती है? उनके डेवलप होने का कैपिटलाइज़ेशन के लिए ज़रूरी है इंडस्ट्री चले।
इंडस्ट्री चलेगी तो पॉल्यूशन होगा, जैसे आप इमेज में देख ही सकते हैं, पॉल्यूशन होगा। अब पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम इंडस्ट्री तो बंद नहीं कर सकते ना, और इंडस्ट्री को हम ज़्यादा रोकेंगे, तो कैपिटल अपना जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो बंद हो जाएगा। तो अगले इलेक्शन में अपने लिए प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वो उन पे ज़्यादा एक्शन जो लेना चाहिए, वो नहीं लेते। ठीक है? और हम क्या करते हैं, जो भी कोई कन्वेंशन होता है उसमें और एक एग्रीमेंट जोड़ देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ऑलरेडी हम सब ये सब कुछ इंक्लूड करके रखे हुए, लेकिन हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यूएन जो फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पे हम ग्लोबली डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? तो अभी कहा क्या जा रहा है कि मान लो कि आप पूरी इकोनॉमी में सब पे काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप क्या करो, जो लग्ज़री इमिशन है, ठीक है? यानी जो मौज शौक की जो चीजें हैं, जो नेसेसरी नहीं है, ठीक है, जो एसेंशियल नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, उस पे आप कंट्रोल लगा के वहां से शुरुआत तो करो। वरना क्या होगा, अगर ग्लोबल टेम्परेचर 0.51 सेल्सियस से भी बढ़ेगा, ठीक है, तो आइस मेल्टिंग का पॉइंट आएगा, तो जो सी लेवल है वो राइज होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी हम काफी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट से लेके, ठीक है, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है, इसलिए जो मैं ज्यादा डिस्कस करना चाहता नहीं हूँ। इंग्लिश में बात करते हैं तो पार्लियामेंट में हमारे जो गांधी जी है, ठीक है, उसकी नई मूर्ति प्रस्तावित की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, समझिए, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा मुंह है, वो पार्लियामेंट को ना देख सके ऐसा रखिए। फिर एक यहाँ पे टॉपिक आया है, वो टॉपिक की डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूँ कि जो ईरान है, ठीक है, उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, फखरीज है, ठीक है, उनको मार दिया गया है, और वो उनका मानना ऐसा है कि इजराइल के द्वारा मार दिया गया है। इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कशन, जो पॉइंट आएंगे तब इसको और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक है उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। कल फिर से करेंगे हम 1 दिसंबर का डेली करंट अफेयर एनालिसिस, ठीक है, वहां पे जो भी कोई इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।